अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर सईद और आप देख रहे हैं ताहिर सईद पॉडकास्ट। नादरीन, ई कॉम पल्स में बहुत सारे ऐसे सितारे आए जिन्होंने बड़ी जल्दी ग्रो किया और बहुत ही कम अरसे में अपना लोहा मनवाया। आज इसी तरह के एक स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है वलीद हसन। वलीद हसन यूएसए और यूके में अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इस टाइम एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं और ई कॉम पल्स में एज ए सीनियर मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद, से आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वलीद, एक तो मुझे अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और आप किस तरह से इस फील्ड में आए और कब आए? मेरा ताल्लुक बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मैंने अपना मास्टर आईयूबी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी मैंने अमेज़ोन का स्किल स्टार्ट की थी। अमेज़ोन का पता मुझे एक मेरे कोलीग थे, उन्होंने बताया था इस तरह की एक स्किल होती है जिसमें आप इन करके आप डिफरेंट इन्वेस्टर को भी आप फ़ायदा दे सकते हो, इससे आपका अपना कैरियर भी सेट हो सही सकता है, है। मतलब उन्होंने आपको बताया होगा कि फ्रीलांसिंग जी टाइप जी में एक ऐसी स्किल है जिसमें आप अपना करियर बना सकते जी। हैं। तो आपकी डिग्री कौन सी है वलीद, मुझे ये बताएं। मैंने अपना जो मास्टर है वो मैथ्स में कंप्लीट किया, बीएस मैथमेटिक्स से। मतलब मैथमेटिक्स की डिग्री और कर आप ई कॉमर्स रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें तजाद है। जी जी, ऐसे ही है, लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपके लिए एक गैप अवेलेबल होता है। सही है। आप इसमें जब एक चीज़ में आप फुल टाइम देते हो, इसमें आप एफर्ट करते हो, तो अल्टीमेटली आपको एक लाइक सक्सेस मिल जाती है, आपको इस फील्ड में महारत डेफिनेटली। मिल जाती है। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि इस टाइम ई कॉम पल्स में जो आपकी पोजीशन है उसमें आपके पास कितना पोर्टफोलियो, कितने अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, कितनी बड़ी आपकी टीम है, कितनी सेल्स की किस लेवल पे हैं, तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ई कॉम पल्स में मैं एज अ सीनियर मैनेजर अपना एक डेजिग्नेशन पे सही हूँ। है। तकरीबन कोई मेरे पास 15 से 20 लोगों की टीम है ठीक जिसको है। मैं मैनेज कर रहा हूँ और उनमें तकरीबन मैं मोर देन 60 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं करंटली वर्किंग करवा रहा हूँ अपनी टीम से, खुद भी वर्किंग कर रहा हूँ। और हमारे जो सक्सेस रेशियो आप कह लो, मैं ऐसे प्रोजेक्ट भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में मैं मैनेज कर रहा हूँ जिन पे मंथली जो रेवेन्यू हम मोर देन 150K डॉलर्स हम लोग क्लाइंट्स को निकाल के दे रहे मतलब हैं। मंथली जो सेल्स हैं वो 1 लाख से 1,50,000 जी सर। डॉलर इस रेंज में सेल्स को भी मैनेज कर रहे हाँ हैं। जी, ऐसे ही। मतलब आपके पास बेसिकली हर तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसमें फ्रेश लॉन्चेस भी हैं और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनकी 1 लाख या 1 लाख डॉलर प्लस की सेल्स हैं। जी सर, ऐसे ही है। रिसेंटली हम लोगों ने एक ऐसी लॉन्चिंग की है, तकरीबन उसको अभी 20 दिन ही हुए हैं लिस्टिंग सही को, है। और विद इन फर्स्ट मंथ 2 प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने इस बिजनेस का स्टार्ट लिया था। तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर के साथ जस्ट स्टार्ट लिया और फर्स्ट मंथ ही हमने एक सिंगल प्रोडक्ट से क्लाइंट को तकरीबन मोर देन $1,500 का प्रॉफिट निकाल के दिया एक सिंगल प्रोडक्ट से। तो इस तरह की भी सक्सेस हाँ, हमारे वो पास तो आप अवेलेबल है। मुझे टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि चीज़ें किस तरफ जी जा सर, रही हैं ऐसे। और मेरे पास डेली डेटा भी आता रहता है। तो इट्स गुड कि आप इतनी जल्दी जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं और चीज़ों को बड़ी अच्छी सिमत में लेके जा रहे हैं। अच्छा वलीद, मुझे ओवरऑल बताएं कि आप वो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स हमारे सक्सेसफुल होते हैं। मुझे प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से बताएं कि उसमें किस तरह से आप चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें ना बेसिकली आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे लाइक इसी स्टार्टिंग फेज में मोस्टली जो सेलर्स होते हैं वो फेल होते हैं सही प्रोडक्ट है। सिलेक्शन पे। हमारा ये होता है कि हम लोग ना जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमने 2 से 3 पॉइंट्स को माइंड में रखा हुआ होता है। फर्स्ट थिंग ये है कि हमारे सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे होते ठीक हैं है। और उन पे सेल भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम लोग क्योंकि हमने अपने इन्वेस्टर्स का भी सोचना होता है, उनकी चीज़ों को हम लोग माइंड में रखते हैं। हम लोग मोस्टली उन प्रोडक्ट्स में जाते हैं जिन पे कंपटीशन कम होता है। नो डाउट उनमें हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट से थोड़ी सी सेल लो होती हैं, बट उनमें ये होता है कि न्यू सेलर्स के लिए ना बहुत गैप अवेलेबल होता है। जब वो न्यू सेलर उसमें आते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके होते हैं। तो आप कह लो कि 4 से 5 साल अगर वो एक सिंगल ब्रांड में रहते हुए, सिंगल लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में रहते हुए वो एक अपना लाइक बहुत अच्छा रेवेन्यू निकाल रहे होते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट उसमें वो काफ़ी अच्छा अपने आप को स्टेबल कर चुके थे। तो हम मोस्टली जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे वो लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स को हम प्रेफर कर रहे होते हैं। उसमें बेसिकली जो लो कंपटीशन में जाने का हमें बेनिफिट ये है कि हमारे क्लाइंट के पास जो इनिशियली बजट होता है वो कम होता है। अच्छा, बेसिकली वलीद जो हमारे पास सिनेरियो है वो इस तरह से है कि हमने स्लोली बट ग्रेजुअली लेके जाना है, थोड़ी सेल से स्टार्ट करना है और बड़ी सेल्स की तरफ जाना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट आता है, उसका बजट है $10,000 और क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें जिनके एक दिन के 100 यूनिट्स बिकते हों। अब एक दिन के 100 यूनिट्स का मतलब ये है कि एक मंथ में 3,000 यूनिट्स बिकना। जी सर। फॉर एग्जांपल मैं $5 लैंडिंग कॉस्ट की एक प्रोडक्ट लेता हूँ तो तकरीबन $15,000 की तो सिर्फ फर्स्ट इन्वेंट्री बनती है। इसका मतलब क्या है कि $15,000 की फर्स्ट इन्वेंट्री, इसी तरह
से रिप्लेनिशमेंट में अगर हम जाएं तो चलो 15 नहीं तो $10,000 तो लगेगा ही लगेगा। जी इस लेवल की सेल्स और एक प्रोडक्ट के लिए इस लेवल की सेल्स लेने के लिए हमें कम से कम कुछ $40,000 से $50,000 का बजट चाहिए। अगर तो हमारे पास बड़े बजट वाला इन्वेस्टर आता है हम उसको ये करवा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्लाइंट आ रहे हैं वो कह रहे हैं $10,000 का बजट है, इसमें प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी परचेज करें, इसमें आप ट्रेडमार्क भी करवाएं, इसमें आप पेटेंट्स भी करवाएं, इसमें इंस्पेक्शन भी करवाएं, ग्राफिक्स भी करवाएं, आपके सर्विस चार्जेस भी इसी में हैं। तो हमें फिर वो प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी डेली की सेल्स 5 या 10 हो। 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, $5 लैंडिंग कॉस्ट की प्रोडक्ट लें, 25 से 30 में बेचें, $8 से $10 एक प्रोडक्ट के ऊपर नेट प्रॉफिट आ जाए। 3 प्रोडक्ट्स कर लें 200 यूनिट्स के हिसाब से, तो वो आपकी टोटल इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो $5-6 हज़ार बनती। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमें जो है वो बजट के अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर जिन क्लाइंट्स का बजट कम है हमें फिर उस हिसाब से कम सेल्स वाली प्रोडक्ट्स को टारगेट करना पड़ेगा। जी, तो कंटिन्यू करें। और उसके बाद ये है कि लेट्स सपोज जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हाई बजट वाले अगर उनके पास अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट है तो उनको हम हाई कंपटीशन वाले प्रोडक्ट के साथ इजीली बिल्कुल, ले मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली उतना ज्यादा इसमें एक और चीज़ ये भी होती है ना कि जो हमारे पास इन्वेस्टर आ रहे हैं, एक तो उनका बजट कम होता है इसलिए एक तो लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट में जाते हैं। दूसरा उसमें ये होता है क्योंकि हम लोग न्यू सेलर गए हुए हैं, हमारे पास ना रिव्यूज़ होते हैं ना हमारे पास कोई रेटिंग होती है, ना ही हमारे पास कोई रैंकिंग होती है। अब अमेजोन का ये सिस्टम ऐसा है जब वो न्यू सेलर मार्केट में ना आता है तो उसकी जो लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेजेस पे शो नहीं होती। उसकी जो लिस्टिंग है वो 6 या 7 पेज पे कहीं जाके पड़ी होती है। और अमेजोन पे आप कह लो 80 to 90% जो परचेजिंग हो रही है तो वो फर्स्ट या सेकंड पेज से होती है। हार्डली 10 to 15% जो कस्टमर होते हैं वो जाते हैं 6 या 7 पेज में, और वो भी ऐसे बायर्स होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें सस्ती प्रोडक्ट मिले। 10 to 15 तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, इससे भी कम होंगे। जी सर, मतलब मे बी 1% ऐसे बायर हों जो 6 या 7 पेज तक हैं। तो उसमें हमारे क्या होता है बेसिकली पीपीसी की ब्लीडिंग कम होती है क्योंकि बजट तो हमारे पास लिमिटेड होता है। उसी बजट में ही हमने अपना एडवर्टाइजिंग भी करनी है। तो जितना कंपटीशन कम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके जिन कीवर्ड्स पे आप कैंपेन चलाओगे उन पे आपकी बिडिंग कम होगी। अल्टीमेटली आपका क्या होगा, पीपीसी का एक्सपेंस कम होगा। जब पीपीसी का एक्सपेंस कम होगा तो जो आपका प्रॉफिट है वो, क्योंकि आपका जो ये पोस्टिंग है ये आपकी पीपीसी भी इसी के अंदर ही ऐड होती है। जितनी हम पीपीसी की स्पेंडिंग कम करेंगे अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा। आपका बिजनेस जो है ना वो टोटली आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन की है, अगर तो लेस कंपेटिटिव प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिए है तो आगे आने वाले जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सब में फिर आपका बजट कम लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन हो गई, उसके बाद वलीद क्या करते हैं? उसके बाद प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट जब हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें फिर सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आपका डिजाइन सिलेक्शन होता है। प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया गार्लिक प्रेस, अब उसमें डिफरेंट डिजाइन हैं। हाँ जी, कोई स्टील का बेच रहा है, कोई 6 होल्स वाला बेच रहा है, कोई 12 होल्स वाला बेच रहा है, किसी का हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी का हैंडल कर्वी है, किसी में 2 चैम्बर हैं। अब मतलब आपने ये सिलेक्ट करना है कि जो प्रोडक्ट मैंने डिफाइन की है कि इस प्रोडक्ट में मैंने जाना है, अब उसमें डिजाइन कौन सा मैं देखूं, तो आप इस तरफ फिर जाते हैं। जी सर, तो अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी सिलेक्ट कर ली है बट डिजाइन सिलेक्शन आपकी अच्छी नहीं है तब भी आप कह लो कि लॉन्चिंग फ्लॉप जाती है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप डिजाइन सिलेक्शन में हम लोग मोस्टली इस तरह करते हैं, हम लोग 10 से 15 जो डिज़ाइन होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छे सेल हो रहे होते हैं। उनके बाद फिर हम वो सेलर देखते हैं जो लाइक लो रिव्यूज़ के साथ मार्केट में न्यू है, उसका डिज़ाइन भी यूनिक है और उसने अच्छी सेल लेना स्टार्ट कर दी है। हम उस डिज़ाइन को पहले सिलेक्ट करते हैं कि इस डिज़ाइन के साथ जाना, फिर हम फर्दर उसी डिज़ाइन पे रहते हैं। हम कोई उस प्रोडक्ट के साथ कोई चीज़ एज ए वैल्यू एडिशन ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हो कि हम मार्केट से यूनिक हो जाएं। सेम अगर प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी सेल हो रहा है। मतलब उसमें आपने 2 वे यूनिकनेस की, एक तो डिजाइन ऐसा चूज किया मतलब जो अच्छा बिक रहा है लेकिन कम लोग बेच रहे हैं और जिसमें आपको पोटेंशियल भी नजर आया कि इसमें हम अच्छी सेल ले सकते हैं और कंपटीशन भी उसमें कम हो। दूसरा फिर उसमें वैल्यू एडिशन भी करते हैं। आप ये क्यों नहीं करते कि चाइनीज सप्लायर से कैटलॉग लें और उनसे कहें कि इस डिजाइन के अंदर जो आप नया डिजाइन इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं वो डिजाइन हमें दें, हम उसका एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, ये ना बेसिकली एक्सपेरिमेंट जब आता है ना, अगर तो क्लाइंट के पास बजट अच्छा खासा है तो ये एक्सपेरिमेंट हम मतलब ये रिस्क लेने की तरफ क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स के पास बजट ही एक लिमिटेड होता है। अगर उसी बजट पे रहते हैं हम लोग टेस्टिंग कर ले, अगर वो हमारी टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट हमारा फेल होता है तो उस क्लाइंट का तो सारा लॉस हो जी मेरा प्रोजेक्ट आप तो ये बेसिकली मेन रीजन होता है। अगर तो क्लाइंट के पास है $50,000 का बजट, अगर हम 20 प्रोडक्ट करें 20 में से हम कोई क्लाइंट हमें ये अथॉरिटी देता है कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर लें, अगर तो अच्छा निकल गया तो छक्का लग जाएगा, अगर ये फ्लॉप हो गया तो फिर ऑब्वियसली उसमें पैसे डूब जाएंगे। हाई इन्वेस्टमेंट वाले को इतना इशू नहीं होता, जिनका लो बजट होता है उनका तो फिर वही सारा अच्छा वलीद, प्रोडक्ट की सिलेक्शन होगी, नेक्स्ट फेज
क्या है? ये सारी चीज़ें करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज़ आता है वो हमारा सोर्सिंग का आता है कि आप सोर्सिंग किस बेस पे कर रहे होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आप ड्यूरिंग सोर्सिंग अपनी देख रहे होते हैं। इसमें ये चीज़ होती है कि सोर्सिंग भी है हम ना जो करंट मार्केट होती है ना उसी की बेस पे हम लोग कर रहे थे। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने कंपेटर अपने फाइनलाइज किए हैं कि ये मार्केट से 10 हमारे कंपेटर्स हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं कि उन कंपेटर्स के हम लोग रिव्यूज़ को स्टडी करते हैं कि उन प्रोडक्ट्स के अच्छे फैक्टर्स क्या हैं जो कस्टमर उनको पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं और नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं जो कस्टमर उनको मतलब नेगेटिव मोस्टली जब हम सोर्सिंग में जाते हैं तो सोर्सिंग में हमारा कंसर्न ये होता है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट अमेजोन से परचेज कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या कीड़े निकाल रहे हैं। बिल्कुल। वो देखते हैं कि जी इस प्रोडक्ट के ऊपर कोटिंग नहीं सही हुई, इसका मटेरियल नहीं सही, इसका साइज नहीं सही, इसमें फला इशू है, इसमें फला इशू है। आप वो जितने भी फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव रिव्यूज की फॉर्म में अमेजोन के टॉप कंपेटिटर्स के ऊपर आए हुए हैं उन सब की एक बनाएंगे समरी, और वो समरी लेके आप चीनियों के पास पहुंच जाएंगे ऐसे बिल्कुल कि चीना भाई साहब ये रोले हैं प्रोडक्ट में जो एग्जिस्टिंग बिक रही हैं, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें इनमें से कोई एक भी इशू ना हो। ठीक है, बाकी भी सारी डिटेल्स दे देंगे कि जनाब ये प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स हो, ये मटेरियल हो, ये कोटिंग हो, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स ऐसे ही है। हैं। लेकिन वो चाइनीज भाई साहब को आप बताएंगे कि ये चीजें तो बिल्कुल उसमें ना हो, यही चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये सोर्सिंग आपकी इस तरह से होगी। फर्दर ये होता है कि जब हमारी प्रॉपर यही हम लगे ना, क्योंकि हमने सोचना होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने बेचनी तो कस्टमर को ही है ना, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवानी थी। जब हम ये चीज़ें सारी कर लेते हैं, हमने अपनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट दे दी मैन्युफैक्चरर को, चाइनीज़ को। बेसिकली अलीबाबा पे भी 2 से 3 तरह के लोग बैठे होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर भी है, ड्रॉप शिपर, हाँ ड्रॉप शिपर भी इवन के आप भी अलीबाबा पे जा सकते हैं। जी हम लोग, आपके पास अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग हैं जी आप अलीबाबा पे अपना स्टोर बनाएं और मेरे से ऑर्डर पकड़ें, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके पास जाएं कि मेरे पास ये ऑर्डर है तो मुझे मैन्युफैक्चर करके दें, वो करके हाँ जी ऐसे ही होता है। बीच में अपना कमीशन रखें। हाँ, हमें क्लाइंट्स को देखना होता है। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर लगवाएं, क्योंकि जो सप्लायर मोस्टली होते हैं ना, बीच में अपना कमीशन रखेगा, कमीशन के अलावा वो जो ऑलरेडी बना हुआ माल है वो हमें उठा के दे देगा। उसमें हम अपने हिसाब से अपनी कोई भी जो चेंजिंग हमने करवानी, जो इम्प्रूवमेंट करवानी, वो हम नहीं करवा सकते। अच्छा, अलीबाबा पे जो मैन्युफैक्चरर ढूंढना है वो कैसे ढूंढे? मैन्युफैक्चरर का बेसिकली जब आप उनकी प्रोफाइल देखते हैं, उन पे स्पेशल मेंशन होता है, उनके नीचे आप उनका कैटलॉग, उनके नीचे उन्होंने मेंशन किया था बाकायदा, उन्होंने अपना वेयर हाउस का बताया कि ये हमारा वेयर हाउस है, इतनी हमारी कैपेसिटी, हमारी मंथली हम इतने प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन की हुई थी अपनी लिस्टिंग के। बेसिकली जब हम ये अलीबाबा पे देखते हैं कि ये बंदा मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, तो मैन्युफैक्चरर की सबसे जो बड़ी निशानी ये है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने अगर तौलिया खरीदना है, अलीबाबा पे गए, आपने टॉवल टाइप किया, आपके पास डिफरेंट लिस्टिंग्स आ गई, किसी एक को आप ओपन करेंगे, वो टॉवल के साथ बेच रहा है बाथरोब, वो बेच रहा है पिलो केसेस, वो बेच रहा है बेड शीट्स, ठीक है, टेक्सटाइल रिलेटेड सारी आइटम्स बेच रहा है। इट मींस के वो मैन्युफैक्चरर है। अगर आपने कोई और लिस्टिंग ओपन की, उसमें पता लगा कि वो तौलिया बेच रहा है, तौलिए के साथ वो जनाब बेड बेच रहा है, ठीक है, वो कुर्सियां बेच रहा है, वो आईफोन के केसेस बेच रहा है, वो किचन के आइटम्स बेच रहा है, इट मींस के ही इज अ सप्लायर। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जिसके थ्रू आप अपनी सोर्सिंग को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई अलीबाबा के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं, 1688 क्यों नहीं, ठीक है, उसके बाद मेड इन चाइना वो क्यों नहीं, डायरेक्ट आप सप्लायर्स के साथ या मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट रब्ता करें गूगल के थ्रू। तो बेसिकली हम लोग अलीबाबा को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इस पे ना 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमें, आप कह लो कि हमें मजबूर कर देते हैं एक तरह से कि हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। अदर प्लेटफॉर्म भी अच्छे हैं, पे हमें आप कह लो कि प्राइसिंग का काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट हमें $3 के अलीबाबा पे मिल रही थी, अगर हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वो हमें $2.5 से $2 की मिल रही थी। अब हमारा बेसिकली उस प्लेटफॉर्म पे जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो प्लेटफॉर्म हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। हमारी जो पेमेंट होती है उसका कोई कह लो कि सिक्योर नहीं होती। हमने पेमेंट कर दी, कल को वो सप्लाई या वो प्लेटफॉर्म वाला हमें इन्वेंट्री दे दे तो वो वाला प्लेटफॉर्म हमें मतलब बेसिकली जो भी आप सोर्सिंग करते हैं उसमें अलीबाबा ठीक है थोड़े से चार्जेस ले लेता है, लेकिन वो एज ए गारंटर आपकी पूरी की पूरी ट्रेड जो है उसको इंश्योर करता है कि वो हर लिहाज से ओके हो। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें जब आप पाकिस्तान में बैठे हों, चाइना से आप सोर्सिंग कर रहे हो और आपका क्लाइंट यूएसए में बैठा हो, काम आपने यूएसए या यूके में करना हो, तो इसमें फिर हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क में जहाँ पे हम कभी गए ही नहीं, हम वहाँ पे किसी भी बंदे को फोन करें और उसको बोलें कि ये प्रोडक्ट हमें सोर्स करके दे दे। तो एक प्लेटफॉर्म जो है अलीबाबा वाला, उसके थ्रू सोर्सिंग करना मेरे हिसाब से बड़ा बेस्ट है। हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि एक तो ये है कि आपको वो आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी
क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। दूसरा इसका मेन एक आप कह लो कि अलीबाबा की ब्यूटी कह लो, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट उनसे बनवा रहे होते हो, अलीबाबा भी आप वेरीफाइड, अक्सर आपने देखा होगा वेरीफाइड ट्रेड इंश्योरेंस का टैग लगा होता है। उसका फायदा ये होता है जब आप वेरीफाइड ट्रेड इंश्योरेंस के साथ जाते हैं, पहली बात तो ये होती है कि वो आपकी पेमेंट को सिक्योर कर देते। सप्लायर कहता है आपको डिले कर रहा है बार बार, या आपने उसने जो आपको इवन की इन्वेंट्री भेजी है वो उस हिसाब से नहीं बनी जिस हिसाब से आपने उनको रिक्वायरमेंट दी थी, तो आप सिंपली क्या करते हो, अलीबाबा पे जाके अपना केस ओपन करते हो, उनको सारे प्रूफ देते हो कि ये हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट, लेकिन हमारी प्रोडक्ट इस तरह बनी है। तो अलीबाबा इन्वेस्टिगेट करके जितनी आपने पेमेंट की होती है वो आपको सप्लायर से लेके देता है। और इसमें एक ये भी है कि जब तक आप इधर से ऑर्डर कंफर्म नहीं करते हो ना कि आपको इन्वेंट्री रिसीव होगी, तब तक अलीबाबा वो वाली पेमेंट सप्लाई को रिलीज भी नहीं करता। मतलब इसमें आपकी जितनी भी ट्रेड है वो हर लिहाज से गारंटी, अलीबाबा बीइंग ए गारंटर, उसको इंश्योर करता है। जी सर। अच्छा वलीद, जब सोर्सिंग वाला प्रोसेस आप कर लेते हैं, आपने इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवा ली, उसके बाद फ्रेट वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है जिसमें लोगों के साथ स्कैम्स भी होते हैं। अब फ्रेट फॉरवर्डिंग जो कंपनियां हैं, एक तो ई कॉम पल्स के साथ जो काफी अरसे से चलती आ रही हैं, हम तो उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं और हम मतलब किसी भी नए एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाते क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं। अब फ्रेट वाले आपको बोलेंगे कि हमने आपकी इन्वेंट्री उठा ली है, ठीक है, ये आपके पास ट्रैकिंग है और आपकी इन्वेंट्री यूके में पहुंच जाएगी। अच्छा, इन्वेंट्री नहीं जाती, राब्ता करते हैं, पता लगता है कि जी वो कस्टम क्लियरेंस में फंस गई है, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लग गया, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लग गया। अब ये जितने न्यूज सेलर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे जैसे कुछ सादा लोग जिनको पता लगा जी अमेज़न के ऊपर बिजनेस होता है और वो खुद से आके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से उनकी अगर इन्वेंट्री फंस गई है या मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई तो उनके अमेज़न के वाले से जो कंसर्न्स हैं वो ये होते हैं कि अमेज़न वाला बिजनेस ही सही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको आप प्रॉपर तरीकेकार के थ्रू करें तो मामलात आपके अच्छे होंगे। ई कॉम पल्स के साथ काफी अरसे से कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं जिनके साथ हम काम करते आ रहे हैं। हम बेफिक्र होकर उनको बोलते हैं कि ये हमारी इन्वेंट्री उठाएं, इसको शिप करवा दें, ये एड्रेस है इसके ऊपर, तो कभी कोई इशू नहीं आया। लेकिन हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो न्यू सेलर्स हैं जो ये समझते हैं कि हम अमेज़न का काम खुद कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि जब वो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवाने कहीं जाते हैं उनके साथ कोई ना कोई इशू बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रख के आपने इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवानी होती है। इसके बाद फ्रेट वाले मैटर में लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब फ्रेट फॉरवर्डर इन्वेंट्री उठाएगा, कहेगा कि जी मैंने शिप करवा दिया, आपको ट्रैकिंग भी दे देगा, लेकिन वो इन्वेंट्री या तो शिप नहीं करवाते या फिर कस्टम क्लियरेंस में इन्वेंट्री कहीं स्टक हो जाती है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होती। तो इसी तरह से आपकी इन्वेंट्री या तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है, 25 से 35 डेज का उन्होंने बोला, इन्वेंट्री पे लग गया जनाब 2 से 3 माह, या फिर इन्वेंट्री ही गायब। ई कॉम पल्स में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कभी कोई सिनेरियो नहीं हुआ क्योंकि हम बड़े ट्रस्टेड फ्रेट फॉरवर्डर के साथ जा रहे हैं। तो इसमें फ्रेट का जितना भी मैटर है वो आप उन्हीं के साथ कर रहे हैं या कोई अलग से फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोई ऐसा है जिसको आप हमारी ऑडियंस को बता सकें कि क्या उसमें बेस्ट है? इसमें ना बेसिकली हमने जैसे सप्लायर या मैन्युफैक्चरिंग की सिलेक्शन करते हैं हम थ्रू अलीबाबा, उसी तरह हमने जो शिपिंग एजेंट्स भी लिए हुए हैं ना जिनकी हम सर्विसेज यूज करें वो भी हम थ्रू अलीबाबा ही कर रहे हैं। ये वही पुराने जो चलते हैं जी, उन्हीं से ही, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम पेमेंट अगेन शिपिंग एजेंट को भी हम हमने उधर करनी, और अगर इन केस अगर कोई इशू बनता भी है तो सिंपली इसका भी यही सोल्यूशन होता है कि अगर शिपिंग एजेंट वो आपको पेमेंट्स आपकी इवन के इन्वेंट्री की भी पेमेंट आपका जो शिपिंग एजेंट है उसने आपकी इन्वेंट्री कहीं घुमा दी है या कस्टम का बहाना लगा के उसने इन्वेंट्री कहीं और कर दी है, तो आप अलीबाबा पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके पास इनवॉइसेस वगैरह तो सारी होती है कितनी परचेज है, उसके अलावा आपके पास चैट होती है जब आप शिपिंग एजेंट के साथ कर रहे हो, तो इसका हम लोग मोस्टली रेफर यही कर रहे होते हैं आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है ना वो अलीबाबा पे ही करें, क्योंकि अलीबाबा अदर व्हाट्सएप नंबर देते हैं कि हमारे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करें, तो वो इसी वजह से दे रहे होते हैं। कल को अगर कोई इशू बनता है तो हम वो वाली चैट अगर अलीबाबा का एज अ प्रूफ देंगे तो अलीबाबा उसको कंसीडर नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम लोग यही करते हैं कि हमारी जो सारी कम्युनिकेशन होती है वो अलीबाबा के थ्रू होती है। कल को अगर कोई ऐसा, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन इन केस अगर आता है तो हमने उसके लिए पहले से प्लानिंग की हुई होती है कि हम अलीबाबा के थ्रू सारी पेमेंट्स अलीबाबा पे ही चैट कर रहे थे, तो अगर कोई होता है तो हम प्रॉपर केस ओपन करके अपना रिजॉल्व करवा सकते हैं। वलीद, मुझे कोई 5 ऐसे पॉइंट बताएं जिनको कंसिडर करते हो आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, और ये 5 वो गलतियां जो अमूमन लोग करते हैं। मुझे बताएं कि किस तरह से आप अपनी लिस्टिंग को हर लिहाज से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एक ऐसी लिस्टिंग जो फ्यूचर में जाके आपके प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिटेबल लिस्टिंग साबित हो। उसके 5 ऐसे बुनियादी असूल बता दें। अच्छा, इसमें सबसे पहला बुनियादी असूल अगर आप कहें तो आपकी लिस्टिंग इमेजेस है। सही है, क्योंकि फिजिकल तो आप प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखा नहीं सकते, जो दिखेगा वो बिकेगा। ऐसे ही है, अमेज़न पे यही हो रहा था आपका, अक्सर आपका यही डायलॉग यूज करते हो कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। अमेज़न पे सेलिंग करने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा चीज पे
फोकस करना पड़ता है वो आपको अपनी ग्राफिक्स पे है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट किस वे में दिखा रहे हो। उसकी जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आपकी मेन इमेज है, सही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव आप मेन इमेज कस्टमर को शो करवाओगे, क्योंकि अमेजोन पे बेसिकली डिफरेंट सेलर अपनी बेस्ट दे रहे होते हैं, बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ता है, आपको उनके बेस्ट से भी बेस्ट देना पड़ता है, तभी जाके आप अपना मतलब वाइट बैकग्राउंड में इंतहा दर्जे की अट्रैक्टिव इमेज। तो मेन इमेज जितनी आपकी अच्छी होगी, आपकी सेल्स रेशो, आपकी सेल्स आने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। सही है। पहली फैक्टर ये है कि आपको अपनी इमेजेस पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, इमेजेस के हवाले से मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। इमेजेस की जो गेम है ये बहुत बड़ी है। अब उसमें पहली ऑप्शन ये है कि आप सप्लायर से रॉ इमेजेस लें, उन इमेजेस को किसी ग्राफिक डिजाइनर को दें जो उनको फिनिश्ड फॉर्म में करके आपको 7 इमेजेस बना के दे दे। ये नॉर्मल वो प्रैक्टिस जो मार्केट में चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आता है कि आप सैंपल जो है वो किसी एजेंसी को भेजें, वो एजेंसी उसकी फोटोग्राफी करे, फोटोग्राफी करके फिर ग्राफिक वर्क करके आपको 7 इमेजेस मुकम्मल करके दे। अब जब आप किसी को सैंपल देंगे, प्रोडक्ट आप किसी को देंगे, वो फिर आपसे ऑप्शंस मांगेगा कि सिंपली बस फोटोग्राफी करके को लगा दूं, या फिर मैं इसमें को मॉडल इंट्रोड्यूस करवा लूं। मॉडल की आपको तस्वीरें भेजेंगे कि ये मेल मॉडल है, ये फीमेल मॉडल है। अगर तो ये फीमेल मॉडल आपने यूज करना है या ये मेल मॉडल यूज करना है, इसके इतने चार्जेस, इसके इतने चार्जेस, इसके इतने चार्जेस। अमेजोन के ऊपर कुछ ऐसी लिस्टिंग्स भी हैं जिनके ऊपर हमने देखा है कि उस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा यूज बिल्कुल हुई, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे और वो ऐड चल रहे हैं। अब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी बजट है हमारा $100 का, $50 का, और इमेजेस हमें वो चाहिए जो प्रियंका चोपड़ा वाली है, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि इमेजेस हों भी अच्छी, लेकिन कोई हाई फाई मॉडल्स वाली इमेजेस ना हो, जाहिर है फिर बजट उतना नहीं होता। इमेजेस के हवाले से अमेजोन की जो इमेजेस की गेम है ये आपकी $100 से स्टार्ट होती है और ये आपकी 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार डॉलर तक भी जाती है। अब अगर आपने किसी बड़े मॉडल को अपनी इमेजेस में लेके आना है या उसकी वीडियो बनानी है तो जाहिर है वो फिर ये 500 या 100-500 की गेम नहीं है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा बजट चाहिए। इमेजेस वाला जो है, जो आप बता रहे हैं कि इसको हम इस तरह से बनाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। मेरे ही दोस्तों की एजेंसीज हैं, मतलब इमेजेस 7 इमेजेस प्लस ए प्लस कंटेंट और वीडियो $2,000-3,000 लेते हैं उसका एक का बनाने में। लेकिन हमारे यहाँ तो एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जिस एजेंसी से हम काम करवा रहे हैं वो बड़े मिनिमल से चार्जेस हैं और उसमें वो सारा करके दे देते हैं। इमेजेस के बाद नेक्स्ट आप जो बता रहे थे, मेरे ख्याल टाइटल का जिक्र कर रहे थे, तो वो बताएं जरा। इसमें फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका टाइटल, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। टाइटल में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लाजमी करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको उसमें अपने टॉप के जो कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली आपको मार्केट रिसर्च करके आपको देखना पड़ता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो कंपेटर, क्योंकि हमने सब चीज़ें जो करनी होती है, प्लानिंग करनी है, तो अपने कंपेटर्स को देखते करते हैं, क्योंकि जाहिर है प्रॉपर एसईओ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी को अपना कंपेटर बनाएंगे देन ही हम उसके अगेंस्ट खेलेंगे और कम्पीट करने की हम ट्राई करेंगे, उससे ज़्यादा सेल्स लेंगे। तो हमें कीवर्ड्स निकालनी पड़ते हैं, ठीक है। उन कीवर्ड्स को हम फिर यूज़ करते हैं अपने टाइटल में। हमारी कोशिश ये होती है कि हम 3 से 4 टॉप के जो सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं वो अपने ऐड करें टाइटल में। टाइटल आपका अट्रैक्टिव हो, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं जो सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर आप कह लो, बुलेट्स पॉइंट आ जाते हैं। बुलेट पॉइंट्स में आप अपने सारी प्रोडक्ट की आप एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं कि आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, उसका यूज़ किस पर्पज़ के लिए। तो उनमें भी हमारा ये होता है कि हम उनमें भी अपनी जितनी ज़्यादा कीवर्ड्स की एसईओ कर सकें करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये चीज़ आपकी रैंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट आपने एक प्रोडक्ट के टाइटल में कीवर्ड ही नहीं डाला तो जब कस्टमर उसको सर्च करेगा तो वो तो प्रोडक्ट आपकी शो होगी ना, क्योंकि इमेजेस की बेस पे तो नहीं होगी ना। मेन जो आपकी प्रोडक्ट शो होनी है वो आपके कीवर्ड की बेस पे होनी है, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसमें भी जितने ज़्यादा आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। मीन के ये सारी आप कह लो कि कीवर्ड्स की गेम है। मतलब इसमें आपने कंटेंट लिखना है एसईओ बेस्ड कंटेंट, और इसके लिए स्पेशल कंटेंट राइटर्स हैं। एक दौर होता था, ये प्री चैट जीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ। चैट जीपीटी से पहले एक टाइम था कि एक लिस्टिंग का हमने कंटेंट लिखना था और उसके लिए मैं खुद कंटेंट लिखने बैठा, सारा दिन मैंने लगाया, कंटेंट लिखा, मुझे मजा नहीं आया। फिर मुझे पता लगा कि एक कंटेंट राइटर है जी साहिवाल में, तो उससे रब्ता किया गया। कहती कि मैं इसके ना इतने चार्जेस लूंगी, और उस टाइम पे वो चार्जेस बहुत ज्यादा थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने फिर गाड़ी निकाली, उनके पास गया, उससे सारा कंटेंट लिखवाया और फिर सारी हमारी मीटिंग हुई, सारे कीवर्ड्स वगैरह एक एक चीज डिस्कस की और कंटेंट लिखवा के देन उसको लेके आए। अभी तो चैट जीपीटी का दौर है और उसने काम बड़ा आसान कर दिया है। मतलब मैं उसको कीवर्ड्स दूं और अपने हिसाब से कंटेंट, मतलब जो काम पूरे दिन में होता था वो अब हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका मकसद ये नहीं है कि कोई भी इसको कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें अभी भी हैं जो मतलब ह्यूमन नॉलेज,
ह्यूमन एक्सपीरियंस और आप अपने प्रीवियस हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर उसको देख रहे होते हैं। तो कंटेंट में आपने टाइटल का जिक्र किया, बुलेट पॉइंट्स का, डिस्क्रिप्शन का, ईबीसी का कितना रोल है? ईबीसी का आप कह लो कि अगर 60% एक साइड पे है तो 40% जो आपकी लिस्टिंग डिपेंड कर रही है, आप कह लो कि उसकी सेल्स, उसका एसईओ, बिल्कुल। सब कुछ वो आप 40% ईबीसी पे डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि जब एक कस्टमर आता है, उसने आपकी लिस्टिंग पे क्लिक कर दिया, उसको फर्स्ट पे आपकी इमेजेस नजर आ गई, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स उसने देख लिया, नीचे जब स्क्रॉल करेगा ना तो आपको प्रॉपर उसकी ब्रांड स्टोरी नजर आ रही होती है। उससे आपका जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है वो इतना अट्रैक्टिव हो जाता है, कस्टमर का ये होता है कि 90% आपकी जो चांसेस होता है कि ये कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट बाय करके ही जाएगा। क्योंकि हमने अपनी लिस्टिंग को जितना ज्यादा अच्छा हो सका हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। हम लोग मार्केट में न्यू आए हैं, हमारा जो मेन पर्पज है वो सेल लेके आना, तो हमें फिर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। A+ कंटेंट हमें प्रॉपर बनवाना पड़ता है, हमें इवन के ब्रांड स्टोरीज भी ऐड करनी पड़ती हैं, क्योंकि लिस्टिंग जैसे जैसे आपकी मतलब उसमें आप ये बताते हैं कि ये जो हमारा ब्रांड है, ये हमारी दादी अम्मा ने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस पे वर्किंग करते रहे, अभी मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ और मेरे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व, मतलब एक इमोशनल सा टच लोग देते हैं। कुछ ये कहते हैं कि इससे जो इनकम आएगी वो उसके इतना % हम चैरिटी में देंगे या इतने % हम प्लांटेशन की तरफ, प्लांटेशन ड्राइव में देंगे। तो इस तरह की स्टोरीज भी वो सारी चल रही होती हैं। प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दी, प्रोडक्ट को ढूंढना, सोर्स करना, उसको शिप करवाना, दिस इज नॉट अ बिग डील। असल गेम है माल को बेचना, कि आपने कोई भी चीज है उसको बेचना किस तरह। बेचने के हवाले से मुझे बताएं कि जो ऑर्डर्स आते हैं आपके पास इनिशियली, आपने अभी जिक्र भी किया कि एक प्रोडक्ट है उसमें बड़े अर्ली स्टेज में हमने उसको प्रॉफिट दिया और अच्छा प्रॉफिट दिया, क्या स्ट्रेटजी थी? अच्छा, इसमें जो सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है, हमारी जो भी न्यू लिस्टिंग लाइव होती है, तो हमारा सबसे पहला आप कह लो कि माइंड में आता है कि हम अपनी लिस्टिंग पे कुछ रिव्यूज़ लेके आएँ। रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी एक चीज़ एक्सप्लेन की, हमने सोचना होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। कस्टमर ई-कॉमर्स में आप देखें कि जो भी बंदा ऑनलाइन चीज़ें परचेज करने आता है, वो सबसे पहले देखता है इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, इस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर ने रिव्यू क्या है। इवन कि हम लोकल भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, अभी जैसे तो ये बड़ा ट्रेंड है, मैं खुद यही करता हूँ। तो वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं। तो हम लोग क्योंकि मार्केट में नहीं, हमारे पास कोई रिव्यूज़ नहीं है, हमारी लिस्टिंग पे अगर कस्टमर आ भी रहे हैं तो उनको कुछ पता भी नहीं चलता प्रोडक्ट के बारे में, ऑलरेडी जो सर परचेज। जी, बड़ा रोल है इस चीज़ का। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में या जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें तो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस का इतना आइडिया नहीं है। अभी मैं थाईलैंड गया, फिर सिंगापुर, फिर मलेशिया, खाना खाना होता था ना, तो हम जाके गूगल पे सर्च करते थे। उसके बाद फिर जो रेस्टोरेंट्स आते थे उनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल सारी देखनी, फिर उनके रिव्यूज देखने, रेटिंग देखनी। जिनकी अच्छी रेटिंग होती थी हम उनके पास जाते थे, और जिनके ऊपर रिव्यूज नहीं होते थे या 2-4 रिव्यूज हैं, हम उनके पास जाते ही नहीं थे। और यहाँ पे फिर अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास इनिशियली तो रिव्यूज नहीं होते, तो हम माल कैसे बेचते हैं? ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। हमारा यही होता है कि माल बेचने के लिए हम सबसे पहली कोशिश करते हैं हम रिव्यूज़ लेके आएँ। इसमें 2 तरह के रिव्यूज़ का आपके पास ऑप्शन होता सही है। है। अगर आप रजिस्टर्ड ब्रांड हो, आपने प्रॉपर ट्रेडमार्क अपना ब्रांड रजिस्ट्री किया है, तो अमेज़न खुद आपको, अमेज़न का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वाइन प्रोग्राम। बिल्कुल। उसमें आप अपनी एनरोलमेंट करते हो, जितने आपको यूनिट्स होते हैं, लेट्स सपोज आप 5 रिव्यूज़ लेना चाहिए, उसकी एक लिमिट होती है। आप एक रिव्यू से लेके आप मैक्सिमम 30 रिव्यूज़ तक 30 ले तक ले सकते हो। उनकी फीसिस होती हैं। एंड दिस इज व्हाट वी रिकमेंड। जी, हम लोग रिकमेंड करना चाहिए। रिकमेंड यही कर रहे होते हैं कि हम वाइन में जाएं, और वाइन से ये होता है कि आपके जो रिव्यूज़ होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर मेंशन होता है कि वाइन कस्टमर का रिव्यू है, वो 100% ऑथेंटिक कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा कुछ प्रॉक्सी मार्केट, लेकिन वो हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे होते हैं, उनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। रिव्यूज वाइन से ले लिए, प्रोडक्ट आपकी अभी भी लास्ट पेजेस पे है, उसको पीपीसी के थ्रू रैंक कैसे करवाना है, वो असल स्ट्रेटजी है जो आपने हमें बताई। क्योंकि कन्वर्जन मेनली आपका इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर आ रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं, तो आपका कन्वर्जन नहीं क्रिएट हो पा रहा। उसका मेन रीज़न यही जो मैंने आपका सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि रिव्यूज़ होते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है। हम लोग जब रिव्यूज़ लगवा लेते हैं तो हम प्रॉपर पीपीसी कैंपेन्स पे रन कर देते हैं। अब पीपीसी की भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। उन टाइप्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग में अपना बजट को देखते हुए कीवर्ड्स को ऐड करना होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी नहीं होता कि हम जस्ट ब्लीडिंग ही किया जाए, हमें ऑर्डर भी नहीं आ रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि क्लाइंट के पास पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता। हमारे पास वो क्लाइंट्स हमें लिमिटेड बजट देते हैं। लेट्स सपोज 2 लिस्टिंग का उन्होंने बोला कि आपको मैक्सिमम हम $1000 की ब्लीडिंग देते हैं, आप इस पर अपना स्पेंडिंग करवा सकते हैं। हम लोगों ने कंपेटर्स के लाइक टूल यूज़ करते हुए, ठीक है, हीलियम में आगे जैसे सेरिब्रो होता है, उधर से हम कंपेटर 1 by 1 एक कंपेटर्स के भी हम लोग कीवर्ड निकालते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा एनालिसिस। लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है,
ऑर्डर आना भी शुरू हो गए हैं तो आपकी ड्यूटी ख़त्म। नहीं। ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि असल काम ही तब शुरू होता जी। है जहाँ पे हम डेली एनालिसिस कर रहे होते हैं, डेली कंपेटिटर्स को देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ से सेल्स उठा रहा है, बिल्कुल। और वहाँ से जहाँ से वो सेल्स उठा रहा होता है, जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो बिजनेस ले रहा होता है, हमें भी उधर अपनी प्रोडक्ट को लेके जाना, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को शो ऐसे करवाना। ही। अगर तो पहले कोई 3-4 लोग सेल्स ले रहे हैं, उसमें से किसी एक को हमें वहाँ से हटाना पड़ता है बिल्कुल। और खुद अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लगानी पड़ती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जी। और फिर हमें वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं और रैंकिंग होती है। ऐसे ही। ये एक बड़ा मतलब टेक्निकल सा काम है। इवन के पीपीसी बेस्ड बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं जो काम यही करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुई जैसे भी है, उन्होंने काम ही पीपीसी का कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। तो इसके हवाले से वलीद मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बाद जो एक्सपेंशन प्लान है वो क्या है? इसमें एक्सपेंशन का प्लान इस तरह होता है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, वो कहता है कि अभी आप टेस्ट करो, ये $5000 का बजट है, इसमें आप 1 या 2 प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर दो। ये अगर आप टेस्टिंग सक्सेसफुल बनाते हो, $5000 में तो ज़ाहिर है एक प्रोडक्ट हाँ ही जी, लॉन्च होगी। वही अगर लो प्राइसिंग में जाते हैं तो वो छोटी छोटी 2 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो हमें यही कहते हैं कि ये 5000 है, इसमें एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, सही है। टेस्टिंग करो, ठीक है। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो मैं आपको फ्री हैंड दे दूंगा, आप फर्दर इसमें ऐड अप कर दो। तो हमारी रिकमेंडेशन यही होती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करके अगर आप बिजनेस करते हो ना, तो वो बिजनेस नहीं होता। एक प्रोडक्ट से आप मैक्सिमम 1000 यूनिट बेच सकते हो, 2000 या 10,000 यूनिट बेच, और वो एक प्रोडक्ट आपको $5 का प्रॉफिट दे, तो मैक्सिमम आप $5000 का प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप एक प्रोडक्ट की बजाय आप पूरा एक स्टोर डेवलप करो। जब स्टोर, हाँ, एक अगर मैं इसकी जनरल एग्जांपल दे, एक शॉप है जिसपे सिर्फ 2 प्रोडक्ट बिक रही हैं, उसका रेवेन्यू कम हो गया एज कम्पेयर टू ऐसी शॉप जिसपे 20 से 30 प्रोडक्ट बिक रही हैं। टारगेट तो ये होता है ना, हम जितना इसको सक्सेसफुल बनाएं, जितना क्लाइंट को प्रॉफिट दे सकें, हम लोग देते हैं। तो इसलिए हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि आप फर्दर कैटलॉग ऐड करें। हमारी ये भी रिकमेंडेशन होती है कि एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज हमें होम एंड किचन में लॉन्च कर दी, अब हमने उसके साथ ना लिंक प्रोडक्ट ऐड करनी होती है, ताकि एक ही कैटेगरी में रह के एक प्रॉपर एक बंदे का प्रॉपर एक ब्रांड बिल्ड हो जाए। एक ही नीचे होगी, उसकी सेल्स आ रही होंगी। प्रोडक्ट जिसने फॉर एग्जांपल कटिंग बोर्ड बाय करने आना है, अगर हम उसके साथ नाइफ भी सेलिंग स्टार्ट कर दें तो वो एक उसकी नीड बन जाएगी। तो वो उसी एक ही बंदे के स्टोर में उसको किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। एक तो इसका फायदा ये होता है सेल्स अच्छी आती हैं, दूसरा ये है कि फिर क्लाइंट को बहुत अच्छा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। इसमें वलीद आपने सारा प्रोसेस के हवाले से हमें अच्छी तरह से गाइड किया, हमारे नाजरीन को बताया। हमारे नाजरीन को वलीद ये बताएं कि जब से आप अमेज़न की फील्ड में आए हैं, आपके अपने हालात के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? अमेज़न में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बहुत लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आप कह लो कि जब मैं अमेज़न में आया था, आपको पता स्टूडेंट था एक, लाइक यूनिवर्सिटी में, IUB यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। बाइक थी मेरे पास 70 भी नहीं थी, चाइना की थी बेसिकली। उसको मेरा ख्याल लॉक भी नहीं लगा। हाँ, लॉक भी नहीं लगा, वो चोरी भी हो गई थी। तो उस पर आता था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स ने प्रोवाइड किया, डिफरेंट सीनियर्स थे, टीम वर्क थी, क्योंकि आप कह लो कि जब एज अ न्यू आए थे तो कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। इधर काफ़ी अच्छे टीम मेंबर्स मिले, सीनियर्स मिले, जिन्होंने लाइक एक तरह से आप कह लो हाथ पकड़ के चीज़ें सिखाई, ठीक है। उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी गाड़ी में ले चुका हूँ, अपने फ्लोर्स में ले चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रो कर चुका हूँ। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत दे और आपके लिए मज़ीद करियर के अच्छे अच्छे एवेन्यूज़ ओपन करें। तो वलीद मुझे ये बताएं कि हमारे इस ऑफिस का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? सर इन्वायरमेंट तो ये है कि पहली बात तो ये एज अ फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है। लाइक जो भी सीनियर्स हैं वो वर्किंग के साथ साथ एज अ ब्रदरहुड, एज अ सीनियर, मतलब टीम मेंबर्स के साथ साथ वो एक आपको एक एक चीज़ सिखाते हैं। अदर प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ या अदर ऑफिस है तो उसमें हर बंदे को अपनी लगी होती है, मैं अपना काम करूँ और बस घर को जाऊँ। इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। इधर अगर एक चीज़ पे आप स्टक हो ना, आप एक सीनियर के पास जा सकते हो, हेल्प करेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास इधर मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं और जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आपको प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है, आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग के एक्सपर्ट हैं। आपको लिस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, आप अपने लिस्टिंग वाले एक्सपर्ट के साथ जाए। आपको अकाउंट क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने एक्सपर्ट के साथ जाओ। ये ऐसा इन्वायरमेंट तो आई डोंट थिंक कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होगा। ये बेसिकली आपका जो फीडबैक है मेरे लिए यही असास है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दूं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा हो और जिसमें आपके जैसे, मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के जो लोग हैं वो भी अपना अच्छा कैरियर बना सकें। तो हम बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं। आप जब
अमेज़न में आए तो उसके बाद आपका माशाल्लाह से अच्छा एक्सपोज़र हुआ। आप यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, यूएई के भी ऑब्वियसली आपके पास जी क्लाइंट्स सर। होंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डूइंग देयर अमेज़न बिज़नेस। इसमें आप कल्चर भी सीख रहे हैं यूएस का, यूके का, उधर के एनवायरनमेंट, उधर की बिज़नेस की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आपको सारी पता होंगी। तो इन सारी चीज़ों में इंसान के पास एक अच्छा एक्सपोज़र आता है। अभी मैं सिंगापुर गया तो सिंगापुर जाने से पहले क्योंकि सिंगापुर की मार्केट में काम किया हुआ था। अब जब बंदा किसी मार्केट प्लेस पे काम कर रहा होता है और किसी एक कंट्री में वर्किंग चल रही होती है, उसके हवाले से बंदा जानना भी शुरू हो जाता है जी सर। कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उधर का बिजनेस कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं सिंगापुर गया तो मुझे तकरीबन काफ़ी चीज़ें वहाँ पे जाने से पहले पता थी, और ये सिर्फ इसी वजह से पता थी कि मैंने सिंगापुर की मार्केट प्लेस में काफ़ी बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं, क्लाइंट्स के लिए काफ़ी काम किया हुआ है। अब जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप उनके करियर के हवाले से, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो ई कॉमर्स में आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गेम है, ये ना ख़त्म होने वाली गेम आप कह रहे हो। क्योंकि मोस्टली पहले लोगों का ये होता था, वो कहते थे कि ऑनलाइन काम कुछ काम नहीं है। इवन कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप देख लो या एज अ इन्वेस्टर आप देख लो, बट अभी ये है कि हर एक सिस्टम जो हो रहा है वो डिजिटल पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन आप देख लो स्टोर्स बन रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज की आपकी वेबसाइट मिल जाएंगी। इवन कि आपको घर पे मेड भी चाहिए ना तो उसकी भी वेबसाइट होती है। ठीक है, तो ये ना ख़त्म होने वाला दौर है। जॉब्स, अगर फिजिकल जॉब्स की मैं बात करूँ तो वो, अगर मैं अपने एरियाज़ की बात करूँ तो इधर ना होने के बराबर है। तो यंग जनरेशन के लिए यही रिकमेंडेशन है कि वो ऑनलाइन अपना स्किल सीखें। अमेज़ॉन स्पेशली हम लोग, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन में, हमें इसमें सक्सेस मिली है। हम डिफरेंट इन्वेस्टर को भी इसमें से सक्सेस निकाल के दे रहे हैं। तो हम आने वाली जो जनरेशन है उसको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, पहली हमारी जो प्रेफरेंस है वो अमेज़ॉन है कि आप अमेज़ॉन करें, क्योंकि इसमें अगर मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ तो मेरे जैसे और लोग भी तो इधर फिर रहे हैं ना, तो वो भी तो ईजिली इसमें ग्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। स्किल सीखनी चाहिए, किसी भी स्किल में आएँ, अपना करियर अच्छा बनाएँ और अपने और अपनी फैमिली के लिए बाइज़्ज़त और तगड़ा रोज़गार कमाएँ। जी। बहुत शुक्रिया वलीद हसन आपके टाइम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग ताहिर सईद पॉडकास्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।